एवरीवन, वेलकम टू फिलो। आई एम अफान हाशमी, योर साइंस टीचर। और आज हम अपनी क्लास 10 साइंस का वही चैप्टर यानी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में इस चैप्टर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट कर लिए थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स, केस बेस्ड क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने कुल 28 क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये पिछले कई साल के पेपर का एनालिसिस करके बनाया गया है और ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी हैं। तो आपको सॉरी, तो आपको इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये 3 शॉर्ट आंसर्स, एक केस बेस्ड और 4 लॉन्ग आंसर्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर्स के साथ। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित विद्युत परिपथ पर विचार करें और उसके एक हमें सर्किट डायग्राम दिया गया है और उसके आधार पर हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि पहला सवाल है, निम्नलिखित के मानों की गणना करें। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी उसके ये बताना है। स्रोत से ली गई कुल धारा ज्ञात कीजिए, करंट के बारे में पूछा है। और तीसरा सवाल है, 10 ओम और 15 ओम प्रतिरोधकों के समांतर या संयोजन में विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर हमको एक सर्किट डायग्राम दिया गया है और उस सर्किट डायग्राम के आधार पर हमको सबसे पहले तो रेजिस्टेंस बतानी है कि कितनी रेजिस्टेंस उस सर्किट में है ना, उस सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है। फिर उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है ये बताना है। और फिर जो तीसरे पार्ट में पूछा गया है, 10 ओम और 15 ओम प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन में विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उसकी टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब जैसे कि आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेज है वो दोनों पैरेलल में दे रखी है। तो पहले हम जो है R1 और R2 कह देंगे इसको, इसकी इक्वल मतलब इसको, इस वाली रेजिस्टेंस जो निकल कर आएगी है ना, इसको हम कह देंगे R1 इक्वलेंट और इसको मैं कह दूंगा R2 इक्वलेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं R1 और R2 निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले R1 निकालने के लिए मैंने R1 किसको माना, 10 और 15 वाला जो ये ऊपर जो रजिस्टर है, ये वाली पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैंने मैंने R1 माना। तो इसको निकालने के लिए वही पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, 1 अपॉन फर्स्ट रेजिस्टेंस या सेकंड रेजिस्टेंस। ठीक है ना, 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 ओम प्लस 1 अपॉन 15 ओम। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे 6 ओम। ये तो मेरे पास ऊपर वाला रजिस्टर की यानी R1 आ गई मेरे पास 6 ओम। ठीक है, और इसी तरह मैं R2 निकाल लूंगा। दूसरे के डायग्राम में अगर हम देखें 60 ओम और 40 ओम दे रखा है ना यहाँ पर, तो इसके लिए मैं R2 निकाल लूंगा। R2 मैंने निकाल लिया, R2 मेरी 24 ओम आ गई। अब ये जो दोनों रेजिस्टेंसेज हैं, पैरेलल 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 पैरेलल, ये देखिए सर्किट डायग्राम पे चलते हैं दोबारा। ये तो मेरी आ गई 6 ओम। ठीक है, और ये मेरी कितनी आई, ये मेरी 24 ओम आई है ना। अब ये पैरेलल जब हमने सॉल्व कर लिया 24 ओम ये वाली आ गई। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में हो गई तो टोटल रेजिस्टेंस, अब सीरीज के लिए फॉर्मूला लग जाएगा ये वाली R1 प्लस R2 यानी 24 प्लस 6, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी मेरी 30 ओम। आर टोटल मेरा आ जाएगा 30 ओम। ठीक है ना, समझ में आया कैसे किया है ना, बहुत इजी है। पहले दोनों पैरेलल पैरेलल वाली का सॉल्व कर लिया, ऊपर वाली का भी नीचे वाली का भी। उसके बाद तो फिर दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए डायरेक्टली, तो फिर दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट की। तो पहला पार्ट तो हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में क्या पूछा था कि उसके अंदर विद्युत धारा कितनी बह रही है। वी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 15 वोल्ट। रेजिस्टेंस हम निकाल चुके, फॉर्मूला लगा देंगे V इज इक्वल टू आई आर। वहां से करंट के लिए सॉल्व कर लेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। और 50 वैल्यूज हमें V की भी गिवन है, R हमने निकाल लिया, तो 15 अपॉन 30 यानी 0.5 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है उस परिपथ में। ठीक है, और तीसरे सवाल में ये पूछा था कि जो ऊपर वाली पैरेलल रेजिस्टेंस है उसके अंदर कितना हमारा जो आ, आ, कितना वोल्ट उसके अंदर जो हमारा पोटेंशियल जो है वो कितना है उसके अंदर, है ना। क्या पूछा था सी पार्ट में, 10 ओम और 15 ओम प्रतिरोधकों में के समांतर संयोजन में विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी पोटेंशियल पूछा है विभवांतर। तो वही फॉर्मूला R1 हमने निकाल लिया था है ना। R1 हमारा कितना निकला था 6 ओम है ना। आई हमारा निकल गया करंट पिछले पार्ट में 0.5 ओम, वहां सीधा फॉर्मूला लगा देंगे V इज इक्वल टू आई आर। आर की जगह यहाँ R1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ ऊपर वाले रेजिस्टेंस में, जो ऊपर वाले दो पैरेलल वाले रेजिस्टर थे उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आई थी उसमें हमसे पूछा है निकालने के लिए। तो V इज इक्वल टू आई आर वन, वहां पर हमारा जो विभवांतर है वो निकल कर आएगा 3 वोल्ट मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 22, जिसमें लिखा है लंबाई L और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A वाले बेलनाकार चालक के प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच संबंध लिखिए, साथ ही प्रतिरोधकता का SI मात्रक व्युत्पन्न कीजिए। और बी पार्ट पूछा है विद्युत ऊष्मा उपकरणों में मिश्र धातुओं का उपयोग
क्यों किया जाता है, अलॉयज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, है ना। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमसे सबसे पहले पार्ट में तो ये पूछा है कि एक लंबाई एल और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी एरिया, लंबाई हो गई लेंथ और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी एरिया ए वाले बेलनाकार चालक यानी सिलेंड्रिकल कंडक्टर के प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच संबंध लिखिए, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी, है ना, और रेजिस्टेंस के बीच में जो हमको संबंध यानी जो फॉर्मूला लिखने को बोला था वो हो गया हमारा ये आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए, और वहां से अब रॉ के लिए सॉल्व कर लेंगे। ये जो हमारा ये जो इसको पी मत समझिएगा, ये रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है, इसको रॉ बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये जो है दिस इज रॉ, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर आर ए अपॉन एल, हम इसके लिए सॉल्व कर लिया। अब हम इसका यहीं से ही इसी फॉर्मूला से हम इसकी एसआई यूनिट निकाल लेंगे, यानी एसआई मात्रक निकाल लेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की क्या होती है, ओम होती है, हमको पता है। तो ओम मल्टीप्लाइड बाय एरिया होता है हमारा मीटर स्क्वायर, और लेंथ होती है हमारी मीटर। तो मीटर से एक मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो हमारे पास एल की जो रॉ की यूनिट निकल कर आएगी वो आएगी ओम मीटर, ठीक है, जो हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। रॉ की जो यूनिट आई, जो रॉ का ऐसा ही मात्रा का निकल के वो आएगा हमारे पास ओम मीटर। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। मिश्र धातुओं में क्या पूछा था हमसे, विद्युत ऊष्मा उपकरणों में मिश्र धातुओं का उपयोग क्यों किया जाता है, मतलब अलॉयज को क्यों यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होती है, मतलब जो अलॉयज होते हैं उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो प्योर मेटल्स के मुकाबले ज्यादा होती है, ठीक है ना। वे उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत यानी जलते नहीं है, मतलब हाई टेम्परेचर पर जो अलॉयज होते हैं वो जलते नहीं है, आसानी से जलते नहीं है, मतलब उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, ठीक है। चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न दिया गया है, पूछा है कि किसी दिए गए पदार्थ के एक समान बेलनाकार चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, इसकी सूची बनाइए, ठीक है। और बी पार्ट में पूछा है 0.01 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि तार की प्रतिरोधकता 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 50 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ए पार्ट में सबसे पहले बताना है कि किसी दिए गए पदार्थ के एक समान बेलनाकार चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो किस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक समान बेलनाकार चालक का प्रतिरोध इस पर निर्भर करता है, सबसे पहले तो चालक की लंबाई यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी उसका एरिया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वो। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड वाले पार्ट की, जो कि एक न्यूमेरिकल है। आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टिविटी में जो रिलेशन है आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए, है ना, जहां पर रॉ जो है वो पदार्थ की प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है, दिया गया है हमको। वैल्यूज क्या क्या दे रखी है हमें, रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, रेजिस्टिविटी गिवन है, तार की त्रिज्या गिवन है, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, है ना। सवाल में हमसे निकालने के लिए क्या पूछा है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, लेंथ पूछिए हमसे। चलिए फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले तार का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, तो हम उसमें फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला लग गया, वहां पर पाई की वैल्यू रखी 3.14, एरिया मुझे गिवन ही था 0.01, वहां पर जो है उसके लिए हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हमारा यहाँ पर निकल कर आएगा आंसर 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम लेंथ के लिए इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन है आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए, ठीक है, वहां से एल के लिए सॉल्व कर लेंगे, एल इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन रॉ, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर लिया हमने यहाँ पर, एल को अकेला कर दिया, बाकी सबको इधर मतलब हमने दूसरी साइड पर भेज दिया। वैल्यूज पुट करेंगे, 3.14/5 आएगा, वहां से उसको डिवाइड करके हम आंसर निकाल लेंगे कि हमारी जो लेंथ निकल कर आई है तार की, इस तार की लंबाई यानी लेंथ ऑफ द वायर, length of the wire is 0.628
मीटर। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो तार की लेंथ है निकल कर आई है 0.628 मीटर। कुछ भी नहीं, हमने यहाँ पर बहुत इजीली, मतलब सबसे पहले तो एरिया के फॉर्मूला से हमने वहां से उसका एरिया निकाल लिया। ठीक है, एरिया निकालने के बाद हमने जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशन होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, उससे हमने एल को सब्स्टिट्यूट करके बाकी फॉर्मूला निकाल लिया और उसके अंदर फिर वैल्यूज पुट करी और एल के लिए हमने सॉल्व कर लिया और हमारा एल निकल कर आया 0.628 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, इसकी एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। दूसरा सवाल पूछा है, आयताकार चालक का प्रतिरोध किन दो कारकों पर निर्भर करता है, लिखिए। तीसरा पूछा है, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा त्रिज्या भी दोगुनी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। या फिर चॉइस में सवाल है, एक विद्युत परिपथ में 100 वॉट के 3 बल्ब श्रेणी क्रम में एक स्रोत से जोड़े गए हैं, एक अन्य परिपथ में 100 वॉट के 3 बल्ब समानांतर रूप से उसी स्रोत से जोड़े गए हैं। ठीक है, क्या दोनों परिपथों के बल्ब समान चमक के साथ जलेंगे, अपने उत्तर का कारण बताइए। दूसरा सवाल पूछा है, अब यदि दोनों परिपथों में से एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या शेष बल्ब जलते रहेंगे, अपने उत्तर का कारण बताइए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, इसकी एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। ठीक है ना, कोई किसी भी, मतलब ये बताया, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से होता है ना। चलित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ चालक में उपस्थित धन आयनों से टकराते हैं जिससे उनकी गति धीमी हो जाती है। इस प्रकार चालक में धारा के प्रवाह का विरोध करने का गुण प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों हमको यहाँ हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि चलित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से तथा चालक में उपस्थित धन आयनों से टकराते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और जो चालक, जो कंडक्टर के अंदर जो धन आयन मौजूद है उनसे टकराएंगे जिससे उनकी गति धीमी हो जाती है। अब भाई कोई चीज फ्रीली फ्लो कर रही है विदाउट एनी कोलिजन, वो तो बिल्कुल तेजी से निकल जाएगी, है ना। लेकिन अगर कोई चीज टकरा रही है किसी से तो फिर उसकी स्पीड इफेक्ट हो जाएगी, है ना, तो उनकी गति धीरे हो जाती है। इस प्रकार चालक में धारा के प्रवाह का विरोध करने का गुण प्रतिरोध कहलाता है। अब चालक के अंदर जो धारा का जो प्रवाह है उसका विरोध करने का जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है, उसको हम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक है यानी एसआई यूनिट है वो होती है ओम। ठीक है, और ये हमारा ओम का सिंबल यहाँ पर। ठीक है, और फिर दूसरे सवाल में पूछा था कि आयताकार चालक है उसका जो प्रतिरोध है वो किन दो कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए उसका उत्तर भी लिख लेते हैं। आयताकार चालक का जो प्रतिरोध है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले होता है लंबाई यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर। प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी एरिया, प्रतिरोध अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अतः क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। तो बच्चों यहाँ से हमने ये जाना कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और सेकंड पॉइंट में हमने जाना कि रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। पहले वाले में जाना कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, दूसरे वाले में जाना रेजिस्टेंस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है ना, हमारा जो क्षेत्रफल है वो एरिया होता है और जो हमारी लंबाई है वो लेंथ होती है। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अब हम तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं। तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए यदि लंबाई दोगुनी कर दी जाएगी तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा था ना कि भाई अगर लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा। अब जैसा कि हमने जाना कि लेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर लेंथ दोगुना कर दी गई तो रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगी, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें एरिया की, तार का जो प्रतिरोध है उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाएगी तो क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा और प्रतिरोध 1/4 रह जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे, ठीक है, तो जो हमारा रेडियस, त्रिज्या यानी रेडियस, अगर रेडियस को 2 टाइम्स बढ़ा देंगे तो एरिया जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा, और जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 रह जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है
वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब जो चॉइस में सवाल पूछा था हमसे, वो सवाल था कि एक विद्युत परिपथ में 100 वॉट के 3 बल्ब श्रेणी क्रम में एक स्रोत से जोड़े गए हैं, एक अन्य परिपथ में 100 वॉट के 3 बल्ब समानांतर रूप से उसी स्रोत से जोड़े गए हैं। क्या दोनों परिपथों में बल्ब समान चमक के साथ जलेंगे? अपने उत्तर का कारण बताइए। अब यदि दोनों परिपथों में से एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या शेष बल्ब जलते रहेंगे? अपने उत्तर का कारण बताइए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दे लेते हैं। चलिए पहले उसका देख लेते हैं। सबसे पहले सवाल का, नहीं, श्रेणी क्रम में बल्बों का कुल प्रतिरोध एक बल्ब के प्रतिरोध का 3 गुना होगा, इसलिए श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा समानांतर क्रम की अपेक्षा 1/3 होगी। परिणाम स्वरूप समानांतर क्रम में जुड़े बल्ब अधिक चमक से जलेंगे। तो बच्चों होता क्या है, जो सीरीज में जब कनेक्शन होगा तो उनका जो कुल प्रतिरोध है वो एक बल्ब के प्रतिरोध का 3 गुना हो जाएगा। भाई जब वो सीरीज में कनेक्टेड है तो एक की रेजिस्टेंस, दूसरे की रेजिस्टेंस, तीन की रेजिस्टेंस जो है वो, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए वो 3 टाइम्स हो जाएगी। इसलिए जो श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा है वो समानांतर क्रम की अपेक्षा 1/3 होगी। जो करंट फ्लो हो रहा होगा सीरीज वाले आपके सर्किट में, उसका अगर आप कंपैरिजन करेंगे पैरेलल कनेक्शन वाले सर्किट से, तो उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1/3 टाइम्स हो जाएगा पैरेलल वाले के। ठीक है, तो इसका परिणाम ये होगा कि समानांतर क्रम में जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं बल्ब वो अधिक चमक से जलेंगे। ठीक है, वो ज्यादा चमकदार होंगे, ज्यादा तेज जलेंगे जो पैरेलल में कनेक्टेड है। बात कर लेते हैं कि अगर श्रेणी क्रम में यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो परिपथ टूट जाएगा और सभी के सभी बल्ब बुझ जाएंगे। सीरीज में क्या होगा भाई, अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया है ना, तो फिर वो आगे कैसे जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, उसके मतलब जो करंट का फ्लो है वो तो रुक ही जाएगा क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है ना। तो इसलिए अगर एक बल्ब गया तो सारे के सारे बल्ब बुझ जाएंगे। ठीक है ना। अगर हम बात करें समानांतर की, अगर उसके अंदर एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो शेष बल्ब पहले की तरह जलते रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक बल्ब का परिपथ स्वतंत्र होता है। पैरेलल में क्या होता है कि उनका जो जो सर्किट है सबका वो अपना अपना इंडिपेंडेंट होता है, तो उनको उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, वो जैसे जल रहे थे बाकी के दोनों बल्ब वैसे ही जलते रहेंगे अगर एक फ्यूज हो जाता है तो। सीरीज में क्या होगा, एक फ्यूज हुआ तो सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा, अगर एक फ्यूज होगा तो बाकी दो अपना इंडिपेंडेंटली जलते रहेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 से हमारे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक 2000 वाट का हीटर प्रतिरोध लगभग 25 ओम है। मतलब हीटर का जो प्रतिरोध है वो 25 ओम है, जबकि 100 वाट का जबकि 100 वाट का बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। जब 220 वोल्ट लगाया जाता है तो इनमें से कौन अधिक धारा वहन कर सकता है? 1 एम्पियर रेटिंग वाले विद्युत परिपथ के साथ उपयोग किया जा सकता है, किसे 15 एम्पियर के विद्युत बोर्ड के साथ जोड़ा जाएगा और किसे 5 एम्पियर के विद्युत बोर्ड के साथ नहीं। प्रत्येक मामले में अपने उत्तर का औचित्य स्पष्ट करें। चलिए देख लेते हैं। हीटर बल्ब की तुलना में अधिक धारा प्रवाहित कर सकता है। ठीक है ना, हीटर जो है वो बल्ब के कंपैरिजन में वो अधिक धारा प्रवाहित कर सकता है। ये हमको मालूम ही है कि ज्यादा करंट जो है वो प्रवाहित कर सकता है। अधिक धारा प्रवाहित करने वाले की क्षमता की तुलना करने के लिए हमें प्रतिरोध मानों को देखना होगा। हीटर का प्रतिरोध कितना बताया, रेजिस्टेंस 25 ओम, जबकि बल्ब का प्रतिरोध है 500 ओम। ठीक है, ओम के नियम I इज इक्वल टू वी बाई आर, जो ओम्स लॉ है हमारा, उसके हिसाब से जो करंट का फॉर्मूला है वो होता है क्या, वी बाई आर। उसका उपयोग करके हम देख सकते हैं कि समान वोल्टेज पर कम प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप अधिक धारा प्रवाहित होगी। इसलिए 25 ओम प्रतिरोध वाला हीटर 500 ओम प्रतिरोध वाले बल्ब की तुलना में अधिक धारा प्रवाहित कर सकता है, ज्यादा करंट प्रवाहित कर सकता है। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न जो था कि 1 एम्पियर रेटिंग वाले विद्युत परिपथ के साथ उपयोग किया जा सकता है। कौन सा किया जा सकता है, 1 एम्पियर वाले विद्युत परिपथ के साथ। तो बल्ब को हम 1 एम्पियर रेटिंग वाले विद्युत परिपथ के साथ उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि 1 एम्पियर रेटिंग वाले विद्युत परिपथ के लिए हमें यह जांचना होगा कि उपकरण से प्रवाहित धारा इस सीमा के भीतर है या नहीं। पुनः ओम के नियम का उपयोग करके हम प्रत्येक उपकरण से प्रवाहित धारा की गणना कर सकते हैं। हीटर के लिए 220 वोल्ट का वोल्टेज मानते हुए धारा कितनी हो जाएगी, 220 वोल्ट अपॉन 25 ओम, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कितनी दे रखी थी, उसके रेजिस्टेंस 25 ओम दे रखी थी, जो कि हमारी 8.8 एम्पियर होगी। यह 1 एम्पियर रेटिंग से अधिक है। मतलब अब फ्यूज जब 1 एम्पियर का फ्यूज है और इसकी जो हमारी जो करंट फ्लो है वो है 8.8 एम्पियर, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गई ना फ्यूज के मुकाबले में। इसलिए हीटर का उपयोग 1 एम्पियर रेटिंग वाले परिपथ के साथ नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर बल्ब के लिए जो धारा है वो 220 वोल्ट जो धारा है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी तो वही सेम रहेगा 220 वोल्ट है ना, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस कितनी 500 ओम, जो निकल कर आएगी 0.44 एम्पियर है ना, जो कि
1 एम्पियर से कम है तो हम उसको इसलिए बल्ब का उपयोग 1 एम्पियर रेटिंग वाले परिपथ के साथ किया जा सकता है। फ्यूज का मतलब आपका, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो फ्यूज जो है वो रिक्वायर्ड करंट से मतलब 60 to 70% थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। मेरा 60 to 70% भी नहीं, मान लीजिए अगर करंट फ्लो हो रहा है 0.44 एम्पियर, तो कम से कम 1 एम्पियर का फ्यूज तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए 0.44 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इतने ही हम एम्पियर का फ्यूज लगा देते हैं, तो वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर रन करेगा, चल तो जाएगा, लेकिन कुछ पता नहीं वो कब जाके गर्म होके फ्यूज हो जाए। ठीक है, तो कोशिश मतलब ज्यादातर हम यही करना, हमें सही तरीका यही है कि अगर 0.44 एम्पियर का या मान लीजिए 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो कम से कम 4 एम्पियर या 5 एम्पियर का फ्यूज तो हमें लगाना ही चाहिए परिपथ में। ठीक है ना, तो क्योंकि हीटर का जो हमारा करंट फ्लो है वो आया 8.8 एम्पियर और हमारा जो फ्यूज था वो था 1 एम्पियर का, तो हीटर का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा उसका मुकाबले, तो वहां तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वहां पर आग लगने का भी खतरा है ना। लेकिन क्योंकि जो बल्ब है उसका जो हमारा करंट फ्लो है वो 0.44 एम्पियर निकल कर आया है, तो हम उसको 1 एम्पियर वाले फ्यूज के साथ इजीली यूज कर सकते हैं। सी पार्ट में हमसे पूछा था कि किसी 15 एम्पियर के विद्युत बोर्ड के साथ जोड़ा जाएगा और किसे 5 एम्पियर के विद्युत बोर्ड के साथ नहीं। ठीक है, प्रत्येक मामले में उत्तर का औचित्य स्पष्ट करें। ठीक है ना, तो यह है हमारा सी पार्ट। हीटर 15 एम्पियर विद्युत बोर्ड के साथ लगाया जाएगा, ना कि 5 एम्पियर विद्युत बोर्ड के साथ। 15 एम्पियर विद्युत बोर्ड बनाम 5 एम्पियर विद्युत बोर्ड के साथ अनुकूलता निर्धारित करते समय हम धारा की गणना के लिए फिर से ओम के नियम का उपयोग कर सकते हैं। हीटर के लिए धारा हमारी कितनी निकल के आएगी, 8.8 एम्पियर, जो 15 एम्पियर रेटिंग के भीतर है, इसलिए हीटर को हम 15 एम्पियर विद्युत बोर्ड के साथ लगाया जाना चाहिए। बल्ब के लिए धारा कितनी आई थी, 0.44 एम्पियर, जो कि 5 एम्पियर जो होगी, जो 15 एम्पियर और 5 एम्पियर दोनों रेटिंग के भीतर है, इसलिए बल्ब को 15 एम्पियर या 5 एम्पियर विद्युत बोर्ड के साथ लगाया जा सकता है, लेकिन हीटर को नहीं लगा सकते 15 जो 5 एम्पियर वाले बोर्ड के साथ, क्योंकि उसका जो करंट फ्लो है वो ज्यादा है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया कि वो तो वहां पर तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि उसका करंट फ्लो ही 8.8 एम्पियर का है, तो 5 एम्पियर का बोर्ड वो सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम अपने। अगला प्रश्न हमारा है, हमारे घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य आपूर्ति के माध्यम से होती है ना, जिसे मेन आपूर्ति भी कहा जाता है, जो या तो ऊपर लगे बिजली के खंभों के माध्यम से होती है या भूमिगत केबलों द्वारा, जो अंडरग्राउंड वायर्स होती हैं, है ना। हमारे देश में इस आपूर्ति के दो तारों लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच विभवांतर 220 वोल्ट होता है। फर्स्ट पार्ट है, उन लाइन तारों के इंसुलेशन कवर के रंग लिखिए जिसके माध्यम से आपूर्ति हमारे घरों तक आती है ना, जिसकी वजह से बिजली जो है हमारे घरों तक आती है। हमसे ये पूछा है कि जो लाइन डल रही होती है या तो खंभों की तरफ, खंभों से जो बिजली के तार घर तक आ रहे होते हैं, या फिर जो अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही होती है, हमको ये बताना है देखकर के उन लाइन तारों के इंसुलेशन कवर के रंग के आधार पर उनके नाम बताने हैं। ठीक है, 220 वोल्ट के विद्युत परिपथ की धारा रेटिंग क्या होनी चाहिए ताकि 1 किलोवाट शक्ति रेटिंग की विद्युत स्त्री संचालित की जा सके। ठीक है, एक आयरन की बात कर रहे हैं जो 1 किलोवाट की है, 220 वोल्ट के विद्युत परिपथ की धारा रेटिंग क्या होनी चाहिए, उसकी रेटिंग पूछ रहे हैं क्या होनी चाहिए कि हम 1 किलोवाट पावर की जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसको हम संचालित कर सके। चलिए देखते हैं। फिर सी पार्ट में पूछा है, अर्थ वायर का कार्य क्या है, विद्युत स्त्री जैसे घरेलू विद्युत उपकरणों में अर्थ वायर का क्या लाभ है। फिर दूसरा में पूछा है, विद्युत दुर्घटनाओं से बचने के लिए 2 सावधानियों की सूची बनाइए, बताइए कि ये सावधानियां परिपथ उपकरण को संभावित नुकसान से कैसे बचा सकती हैं। सबसे पहले तो बच्चों जो कलर हमसे पूछा था कि उनका वायर्स का कलर बताइए, मतलब उनका रंग देखकर बताइए कि कौन सा, है ना। उन लाइन तारों का इंसुलेशन कवर के रंग लिखिए जिनके माध्यम से आपूर्ति घरों में आती है। तो बच्चों 2 तरह के तार होते हैं जिनसे हमारी आपूर्ति जो घर तक आती है, एक होता है लाइव वायर जो होता है रेड कलर का, उसके ऊपर जो इंसुलेशन कवर है वो होता है रेड कलर का, है ना, वो तो हमारा लाइव वायर हो गया। जो न्यूट्रल वायर होता है उसके ऊपर जो इंसुलेशन कवर है वो होता है ब्लैक कलर का। ठीक है बच्चों, अब इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में क्या है, एक आयरन हमको ऑपरेट करनी है जिसकी जो पावर कितनी है, 1 किलोवाट है। ठीक है, तो 1 किलोवाट को मैं वॉट में कन्वर्ट कर लूंगा, यानी 1000 वॉट, है ना। अब हमें वोल्टेज दे रखा है, कितना वोल्टेज है, 220 वोल्ट। अब हमें इसकी धारा को निकालने के करंट भाई कितना होना चाहिए, है ना। तो पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई हम लगाएंगे, वहां से आई के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। यहाँ से मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, पी मेरा कितना गिवन है, पी मेरा गिवन है 1000 वॉट, है ना, और वी मेरा कितना गिवन है 220 वोल्ट। वहां से सॉल्व करके मेरे पास करंट जो है मेरा, आई जो है मेरा बराबर आ जाएगा 4.54 एम्पियर के। ठीक है ना, तो होता है धारा की रेटिंग 5 एम्पियर होनी चाहिए।
तो धारा जो है उसकी जो रेटिंग है वो 5 एम्पियर होनी चाहिए 4.54 एम्पियर के एक स्त्री को ऑपरेट करने के लिए, एक इलेक्ट्रिक आयरन को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 5 एम्पियर होनी चाहिए। ठीक है, सी क्वेश्चन था अर्थ वायर का क्या कार्य है ना। अर्थ वायर यानी भू संपर्कन तार है ना, ये होता है हमारा अर्थ वायर। ठीक है, भू संपर्कन तार धारा के लिए एक निम्न प्रतिरोध वाला प्रवाह पथ प्रदान करता है, जिससे यदि धारा का रिसाव विद्युत उपकरणों के धातु आवरण तक पहुंचता है तो इसका विभव पृथ्वी के बराबर हो जाता है। इस प्रकार उपयोगकर्ता को विद्युत आघात नहीं लगता, इस प्रकार उसको करंट नहीं लगता है ना। इसका कार्य क्या होता है, अर्थ वायर का, ये धारा के लिए एक निम्न प्रतिरोध वाला प्रवाह पथ प्रदान करता है ना, जिससे यदि धारा का रिसाव विद्युत उपकरणों के धातु आवरण तक पहुंचता है तो उसका विभव पृथ्वी के बराबर हो जाता है ना। इस प्रकार जो बंदा उसको इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी मतलब इलेक्ट्रिक आइटम यूज कर रहा है, मान लीजिए आयरन, जैसे कि आयरन हो गई या एक अपना स्टीमर हो गया है ना, तो इसलिए उसको यूज करते हुए करंट नहीं लगता क्योंकि लाइव वायर हमको ये सब चीजें प्रदान करता है ना। फिर हमारी बात करें फ्यूज तार की, जो दूसरा सवाल था सी पार्ट का, विद्युत दुर्घटनाओं से बचने के लिए दो सावधानी। पहले तो फ्यूज परिपथ को अधिभार से होने वाली नुकसान से बचाता है। एक तो फ्यूज तार लगा देंगे, वो क्या होता है, जब ओवरफ्लो हो जाएगा करंट का तो वो उससे बचाएगा। भू संपर्कन तार यानी अर्थ वायर धारा के रिसाव की स्थिति में विद्युत आघात से बचाता है। जब धारा रिसाव हो जाती है, एक्सेसिव करंट हो जाता है जब, तो उस कंडीशन में ये विद्युत आघात यानी इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है ना। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के किस प्रकार संबंधित हैं। ठीक है, इस संबंध से सत्यापित करने हेतु लेबल किया हुआ परिपथ आरेख बनाइए। एक सर्किट डायग्राम बनाने को बोला है। ठीक है, विद्युत धारा चालक के सिरों यानी जो टर्मिनल्स है एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के, है ना, उसके बीच जो विभवांतर है वो किस प्रकार संबंधित होता है ये बताना है। उसके लिए सर्किट डायग्राम बनाना है। एमीटर का प्रतिरोध कम क्यों होना चाहिए, ये पूछा है कि एमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस कम क्यों होना चाहिए। फिर सी में पूछा है दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के लिए वीआई ग्राफ ए और बी नीचे दिए गए हैं। साइड में यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, कारण सहित बताइए कि इनमें से कौन सा ग्राफ श्रेणी क्रम और ए पार्ट श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम संयोजन को दर्शाता है। ये देखकर बताना है यहाँ से कौन सा जो ग्राफ है वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन संयोजन को दर्शाता है। चलिए चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। सबसे पहले हम नियम की बात कर लेते हैं। यह नियम बताता है कि किसी विद्युत परिपथ में एक विद्युत चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है यदि उसका तापमान समान बना रहे। ठीक है, गणितीय रूप से हमको यहाँ पर ये बताता है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के, यानी जो विभवांतर है, पोटेंशियल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम R कहते हैं। R क्या है, R चालक का प्रतिरोध है ना। R जो है हमारा क्या होता है, वो हमारे एक चालक का मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। चालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है बच्चों, आर जो है हमारा वो होता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यहाँ पर एक हमें परिपथ बनाने के लिए बोला था सर्किट डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम यहाँ बना के दिखा देंगे जिसके अंदर हमने एमीटर भी मार्क कर रखा है, एक बैटरी भी मार्क कर रखी है, एक स्विच भी है, रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पर एक रियोस्टेट भी है। ठीक है, आर एच से हम रियोस्टेट को डिनोट करते हैं। पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम हमने बना के दिखा दिया। ये आर एच जो है दिस रिप्रेजेंट्स रियोस्टेट, ये सर्किट डायग्राम। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दूसरे सवाल में पूछा था कि भाई एमीटर जो है उसकी रेजिस्टेंस कम क्यों होनी चाहिए। चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। परिपथ में प्रवाहित पूरी धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि जो सर्किट है उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बिल्कुल एक्यूरेटली नापने के लिए जो एमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल कम होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम बात कर लेंगे ग्राफ वाले की कि भाई कौन सा वाला जो ग्राफ में एक श्रेणी क्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा वाला एक
समानांतर क्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो श्रेणी क्रम का जो बच्चों फॉर्मूला होता है उसके लिए हमें मैक्सिमम प्रतिरोध मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल जाती है। आर एस बराबर होता है किसके, R1 प्लस R2, हम सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। हालांकि अगर हम बात करें समानांतर क्रम की तो उसका एक तो शॉर्टकट फॉर्मूला जो मैंने आपको कल बताया था, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, वो सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है। नहीं तो अपना रेगुलर फॉर्मूला 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये मल्टीपल रेजिस्टेंसेज अगर पैरेलल में है तो ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है, दो के लिए भी एप्लीकेबल है। जो फॉर्मूला आप यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। ये तो शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया, है ना। ये RP इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो फॉर्मूला है ओनली एप्लीकेबल फॉर टू रेजिस्टेंसेज, ओनली। नहीं, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ जिससे कि आपको ये याद रहे, ठीक है। यहाँ हम इसको लिख लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, यहाँ से लिख लेते हैं RP बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये कैन ओनली बी यूज्ड फॉर टू रेजिस्टेंसेस, ठीक है ना। ये पैरेलल की हम बात कर रहे हैं ना, सिर्फ पैरेलल। सीरीज का तो आपको बताइए डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो, डायरेक्टली ऐड करना है। पैरेलल में एक तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस के लिए, नहीं तो अपना जो रेगुलर फॉर्मूला होता है वो होगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये आप कितने भी रेजिस्टेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं, तीन है, चार है पैरेलल में, सबके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए यूज होगा, ठीक है ना। तो चलिए, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला पता है हमें, R1 प्लस R2 मैक्सिमम रेजिस्टेंस, है ना। समानांतर क्रम का फॉर्मूला हमको मालूम है, R1 इंटू R1 R2 अपन ये शॉर्टकट वाला, ये होता है न्यूनतम प्रतिरोध, यानी एकदम मिनिमम रेजिस्टेंस वाला। इसलिए जो RA है हमारा वो बराबर हो जाएगा, तो वो बड़ा होगा RB से। तो अतः ग्राफ ए श्रेणी क्रम को दर्शाता है, जो ग्राफ ए है हमारा वो दर्शाएगा श्रेणी क्रम को, और ग्राफ बी समानांतर को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट भी ज्यादा होगा ना, तो इसलिए बी वाला जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, वो रिप्रेजेंट क्या, किसको रिप्रेजेंट करता है, वो दर्शाता है हमारा समांतर पैरेलल क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन को, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 28 की तरफ चलते हैं। एक घर में 400 वॉट का रेफ्रिजरेटर, 200 वॉट का टेलीविजन और 150 वॉट का पंखा और 50 वॉट का बल्ब लगे हुए हैं। ये सभी उपकरण प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। यदि विद्युत ऊर्जा की दर ₹3 प्रति किलोवाट घंटा है तो इन्हें 30 दिनों तक चलाने की कुल लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुल विद्युत शक्ति, टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम देख लेंगे कितनी है। तो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है भाई, सबको ऐड कर लेंगे, 400 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 50, है ना। तो टोटल मेरी कितनी कंज्यूम हो रही है, 800 वॉट, यानी 0.800 किलोवाट। इसको मैंने कर लिया कन्वर्ट किलोवाट में, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पैसे जो क्वेश्चन में गिवन है वो किलोवाट घंटे के हिसाब से गिवन है, तो मैंने किलोवाट में इसको यहाँ कन्वर्ट कर लिया। टोटल टाइम हम लगा लेंगे भाई, सब 8-8 घंटे के लिए चलनी है ना 30 दिनों तक चलिए। तो 30 दिनों तक कितना टाइम हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 30 यानी 240 घंटे। 240 घंटे चलिए, ये हमारा टोटल टाइम आ गया, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाइड बाई टी। तो यानी वैल्यूज हमारे पास दोनों की है, 0.800 मल्टीप्लाइड बाय 240, तो हमारे पास टोटल निकल के आया 192 किलोवाट आवर्स, यानी 192 यूनिट्स जो है उसने कंज्यूम करे 30 दिन के अंदर। अब एक यूनिट कितने रुपए की थी, एक यूनिट थी हमारी 3 रुपए की, तो 3 और तो 192 यूनिट कितने हो जाएंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 192 को, और हमारा आंसर आ जाएगा 576। अतः 30 दिनों तक उपकरणों को चलाने के लिए कुल लागत 576 होगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ समाप्त होते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने इस कलेक्शन में डाले थे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अब आपको इसका अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, जिससे कि आपके एग्जाम में भी आपकी हेल्प हो सके और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो उस नजरिए से भी इसको थोड़ा एक बार अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।